ओके, करून टाकले. चलो, ऑडियो वीडियो चेक गाइस, लेट्स स्टार्ट. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. हाय गाइस, गुड इवनिंग. कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे. यस सर. हम लोग दोस्तों ओवरहेड्स चैप्टर के लास्ट पार्ट में थे. आज इसके कुछ टॉपिक्स है, ये हम लोग को देखना है. ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन आइटम्स इन कॉस्टिंग, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें डिस्कशन करना है. एंड वंस दिस इज डन, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, अपना ये टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा. राइट? यस सर. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट गाइस. सो नंबर वन, सबसे पहले हम लोग जो है बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑफ कॉस्टिंग में इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस की बात कर रहे हैं. इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्ज आपको अगर ये कॉस्ट शीट में दिखता है या ओवरहेड चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम्स में आपको नजर आता है, तो इसके बारे में क्या ट्रीटमेंट आपने करनी चाहिए, इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है. सो इट इंक्लूड्स व्हाट, any payment in the nature of interest on the use of non-equity and incidental cost बराबर incurred in arranging those funds. Examples of interest and financing charges are interest on borrowings, financing charges in respect of finance lease, cash discount allowed to customers, etc. The term interest and financing charges, finance cost and borrowing cost are used interchangeably. It does not include imputed cost. Imputed मतलब notional cost. Interest and financial charges, ध्यान से पढ़िएगा, shall be presented in cost statement as a separate item of cost of sales. So interest and financing charges shall be included as a separate item of cost of sales. क्लियर है? तो इसको ओवरहेड्स में हम लोग कहां दिखाएंगे, अलग से एज अ कॉस्ट ऑफ सेल्स. डेप्रिसिएशन, इसका मतलब पूरे पब्लिक को मालूम है डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं. सो डेप्रिसिएशन इज द डिमिनिशन इन वैल्यू बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स, यूज एंड लैप्स ऑफ टाइम. द लॉस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू में अराइज इवन इफ द एसेट इज नॉट इन सर्विस. सो दिस शैल बी ट्रेस्ड टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट to the extent economically feasible, and if it is not directly traceable, it should be assigned either based on what, cause and effect and benefit received. कितना यूज हुआ बराबर, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको एलोकेट करेंगे. सो डेप्रिसिएशन अगर जिस पर्टिकुलर चीज का है उसको अगर मिलता है तो उसको ट्रेस कर देंगे. अगर वो नॉन ट्रेसेबल इनडायरेक्ट खर्चा है, ओवरहेड है, तो कॉज एंड बेनिफिट किस वजह से हुआ, उसके एक्टिविटी के लिए या जिसने इसका फायदा लिया उस डिपार्टमेंट को हम लोग वो खर्चा चार्ज कर देंगे. नेक्स्ट वी हैव इज पैकिंग एक्सपेंसेस. अभी दो टाइप की पैकिंग होती है, एक प्राइमरी पैकिंग होती है और एक सेकेंडरी पैकिंग होती है. सो प्राइमरी पैकिंग की अगर हम लोग बातचीत करें, सो primary packing is necessary to protect what, the product, or for convenient handling, and it should become a production cost. तो ये हम लोग cost sheet में देखते हैं कि primary packaging is a part of what, product cost. The cost of packing to facilitate transportation to the product from the factory to the customer become a part of what, distribution cost. So ये जो packing to facilitate transportation मतलब अपन secondary packing इसको बोलते हैं, it will be a part of distribution cost. If the cost of special packing is at the request of the customer, it should be charged to the specific work order. It will be charged to what, the specific work order or the job. The cost of fancy packing necessary to attract customers is an advertising
फैंसी पैकिंग है तो इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट एडवर्टाइजिंग एंड हेंस ट्रीटेड एज व्हाट सेलिंग ओवरहेड। तो पैकिंग के अलग अलग तरीके, उसको कैसे कैसे हमने चार्ज करना चाहिए उसके बारे में आपने यहाँ पे देख लिया। सो अलग अलग पैकिंग, पैकिंग प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर उसके बाद स्पेसिफिक वर्क ऑर्डर के हिसाब से, या फैंसी पैकिंग टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, तो एडवर्टीजमेंट। क्लियर है? यस। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स आर द एडिशनल पेमेंट्स और फैसिलिटीज प्रोवाइडेड apart from the salary or direct cost allowances like house rent, dearness, and city compensatory allowances, etc. These benefits are given in the form of what overtime, extra shift, duty allowance, etc. These indirect benefits stands to improve the moral, loyalty, and stability of the employee. If the amount is considerably large, it may be recovered as direct charge or by means of supplementary wage rate or labor rate. Otherwise, may be collected as a part of what production overheads. ज़्यादा अमाउंट है तो डायरेक्ट चार्ज के हिसाब से, या अदरवाइज रिकवर्ड एज व्हाट प्रोडक्शन ओवरहेड्स। सो फ्रिंज बेनिफिट्स, अगर अमाउंट इज लार्ज इट इज अ डायरेक्ट चार्ज, अदरवाइज वी कैन रिकवर इट एज व्हाट प्रोडक्शन ओवरहेड्स, क्योंकि ये फैक्ट्री के लोगों को दिया जा रहा है प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं, ऑफिस के लोगों को दिया जा रहा है, इसके लिए प्रोडक्शन ओवरहेड्स। एक्सपेंसेस ऑन रिमूवल ऑफ व्हाट, रिमूवल एंड री-इरेक्शन ऑफ मशीन्स, बराबर। Such expenses may be incurred due to factors like change in the method of production, addition, alteration. So they are treated as what? Factory overheads, production overheads. Clear है? तो मशीन का, फ्रिंज बेनिफिट्स का, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। सो ये बस अपने को ट्रीटमेंट ध्यान में रखना है, जब कॉस्ट शीट में ऐसा कुछ टॉपिक आ जाए, एमसीक्यू में टॉपिक आ जाए कि इसको कहाँ ट्रीटमेंट देना है, तो भाइयों ये अपने को पता होना बहुत जरूरी है। And if it is because of the faulty planning or some other abnormal factor, then it will be, we all know, costing profit and loss account. आगे bad debts की बात करते हैं। There is no unanimity among different authors of cost accounting about treatment of bad debts. One view is that it should be excluded from the cost. Another view is that the debts are financial loss and they should be not included in the cost of a particular job or product. According to this view. According to another view, it should form part of the selling and distribution overheads, especially when they arise in the normal course of trading. Therefore, bad debt should be treated in cost accounting in the same way as any other selling and distribution cost. However, extraordinary large bad debts should not be included in the cost accounts. So छोटा मोटा bad debts अगर है तो it will be treated as selling and distribution cost, otherwise we treat it as what? Normal financial cost and it should not be part of cost accounts. तो otherwise ये selling and distribution overheads में आ जाएगा ये। So ये सब चीजें ध्यान में रखना है अपने को। Employee training expenses. Training is essential, बराबर। Training expenses includes wage of workers, cost incurred running training department, loss of initial lower production, etc. Training expenses of office sales workers. So training expenses of factory workers will be added to the cost of production. Training expenses of office sales or distribution workers will be treated as office sales or distribution overheads as the case may be. These can be spread over various departments of a concern based on the number of workers. If the training expenses is abnormally high, in case of high labor turnover, then it will be charged to costing profit and loss account. Next, canteen expenses. The subsidy provided or expenses borne by the firm should be treated as production overheads. बराबर। If the canteen is meant for factory workers, therefore expenses should be apportioned on the basis of number of workers.
If office workers also take advantage, then suitable share should be treated as office overhead. जिस डिपार्टमेंट का उसके माथे पे डाल दो. Carriage and cartage expenses. It is the expenses incurred towards movement of what? And transportation of materials. It is related to direct material, may be included in the cost of direct material. And if it is because of indirect material, it will be treated as what? Factory overheads. तो कौन सा मटेरियल के लिए कैरेज पे किया गया है उसके हिसाब से हम लोग उसको जोड़ेंगे. सो एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. फ्रेट अगर है, बट फॉर विच मटेरियल, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. ठीक है. Expenses related to the transportation of finished goods may be treated as what? Transportation of finished goods may be treated as distribution overheads. अच्छा टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट है. कौन से किसको क्या इफेक्ट देना है. Expenses for welfare activities. So all expenses incurred on welfare activities all expenses incurred on welfare activities of employees in the company are general overheads. It should be apportioned between factory, office, selling and distribution overheads on the basis of number. क्योंकि सबका भला हो रहा ना इसमें, तो सारे ओवरहेड्स में हिसाब से बराबर बांट देंगे इसको. उसके बाद नाइट शिफ्ट अलाउंस. Workers in the factories such which operate during night time are paid extra amount known as night shift allowance, incurred due to general pressure of work beyond normal capacity level, and is treated as what? Production overhead and recovered as such. If this allowance is treated as a part of direct wages, the jobs production carried at night will be costlier than the jobs production performed during the day. However, if additional expenditure on night shift is incurred to meet the, ये अपन ने ओवर टाइम प्रीमियम में बात करी थी ना इसकी, to meet some specific customer order, such expenditure बराबर should be charged directly to that order. If night shifts are due to abnormal circumstances, then it is transferred to costing profit and loss account. तो अलाउंस जो है ये जनरल प्रेशर है, प्रोडक्शन ओवरहेड. अदरवाइज क्या हो जाएगा ना, तो जो दिन में बने हैं गुड्स वो सस्ते दिखेंगे, रात के महंगे भी दिखेंगे. बट अगर ये कोई स्पेसिफिक नीड है कस्टमर की, तो सर उसको अपन क्या कर देंगे, उसको हम लोग जॉब को चार्ज कर देंगे. नेक्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस फॉर सर्चिंग व्हाट न्यू और इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स, न्यू एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल, न्यू और इम्प्रूव्ड मेथड्स एटसेट्रा. This the expenses of the process which begins with the implementation to produce new or improved product. If the research is conducted in the methods of production, the expenses should be taken separately and the expenditure becomes the part of administration overhead if it relates to administration. Market research की अगर बात करें, if it's a market research expense, then selling and distribution overheads. ये एग्जाम में ध्यान में रखना, क्योंकि हम लोग कॉस्टिंग में सिर्फ पढ़ते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उसके हिसाब से हम लोग को उधर डाल देते हैं. तो यू नीड टू बी वेरी अलर्ट. सो मार्केट रिसर्च की अगर बात करें तो इट इज अ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर्ड इन कनेक्शन विद अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट शुड बी चार्ज्ड. डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट चार्ज डायरेक्टली टू दैट प्रोडक्ट, दे आर ट्रीटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जनरल रिसर्च एक्सपेंसेस बराबर should be charged as general overheads. Even in case if the amount involved is substantial, it may be treated as deferred revenue and should be spread over the period. Expenses on fundamental research not relating to any specific product are treated as a part of administration overheads. Abnormal nature या failure, when the research proves a failure, अगर वो बर्बाद हो गया, रिसर्च वेस्ट हो गया ये, then it will be charged to costing P&L account. Nice. तो these are the points बेटा जो हम लोग बातचीत करते हैं in regards to overheads chapter. और यहाँ पे अपना overheads chapter का theory जो है वो खत्म हो जाता है. क्विकली इसके कुछ MCQs जो एग्जाम में आपको आएंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं. रेडी? चलो. Fixed overheads are not affected in monetary terms during a given period by change in output.
but this statement hold good provided increase in output is not substantial, increase in output is substantial, both A and B, none of the above. So क्या कहता है, up to a particular level. So this statement holds good provided increase in output is not substantial. क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आउटपुट हो जाए तो फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स भी चेंज होंगे. सो वन का आंसर इज व्हाट, ए. लॉजिकली सिंपल एकदम, क्योंकि इट इज फॉर द डिफाइंड कैपेसिटी. कैपेसिटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में का क्वेश्चन, डैश कैपेसिटी इज डिफाइंड एज एक्चुअली यूटिलाइज्ड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट. बोलो भैया, एक्चुअली यूटिलाइज्ड कैपेसिटी की अगर बात करें तो कौन सा है, थ्योरेटिकल, इंस्टॉल्ड, प्रैक्टिकल या नॉर्मल. जो एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअली. सो एक्चुअली मतलब प्रैक्टिकली आप कितना यूज कर रहे हो उसको बोलते हैं अपन एक्चुअली. एक्चुअली प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली एक्चुअली. क्लियर एकदम बात, सिंपल. नेक्स्ट, द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम्स ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट यूनिट्स. सो अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम्स, अलॉटमेंट ऑफ पूरा का पूरा उसके माथे पे दे देते हैं. मतलब पता है होल आइटम ऑफ द कॉस्ट, अलॉटमेंट हो रहा है उसका. इज इट एब्जॉर्प्शन, अपोर्शनमेंट, कॉस्ट एलोकेशन. सो इसको क्या बोलेंगे अपन, फुल उसका कॉस्ट सेंटर को आपने अलॉट कर दिया है. अलॉट कर दिया है मतलब आपने एलोकेट कर दिया है. तो 3 का आंसर इज व्हाट, सी. चलिए बच्चों, अभी आया आपके सामने प्राइमरी पैकेजिंग इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, प्रोडक्शन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन. सो 4 का आंसर अभी ताजा ताजा पढ़ा है हमने. 4 का आंसर इज व्हाट, बी, प्राइमरी पैकिंग प्रोडक्शन कॉस्ट. डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन एंड एक्सपेंसेस फॉर्म पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, प्रोडक्शन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन. सो क्या बोलेंगे अपन, इट इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. ऑफिस का काम काज देखते हैं ना ये लोग, खत्म. विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत इजी एमसीक्यूज है ओवरहेड चैप्टर के तो कोई दिक्कत नहीं. Which of the following is not the classification of overhead based on functionality? Function के हिसाब से, factory overhead, administrative overhead, fixed overhead, selling overhead. Sir, answer is what, 6C, fixed overhead. Okay, वो variability के हिसाब से है वो. Bad debt is an example of distribution overhead, production overhead, selling overhead and administration. So अभी हमने पढ़ा है कि it is an example of what, selling overhead. बराबर, सेल नहीं हुआ मतलब सेल हुआ बट नुकसान हो गया तो ऐसा. चलिए क्वेश्चन नंबर 8, नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट रेफर्स टू, नॉर्मल कैपेसिटी इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम कैपेसिटी एंड प्रैक्टिकल कैपेसिटी. प्रैक्टिकल कैपेसिटी एंड नॉर्मल कैपेसिटी. नॉर्मल कैपेसिटी इज प्रैक्टिकल कैपेसिटी माइनस एस्टिमेटेड आइडल कैपेसिटी. तो उतना आपने नॉर्मली यूज किया है, ठीक है. सो 8 का आंसर इज व्हाट, सी, प्रैक्टिकल माइनस आइडल टाइम, संडे, हॉलीडेज, बराबर है, ब्रेक्स, मेंटेनेंस. तो जितना समय के लिए आइडल रहता है उसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट इज योर नॉर्मल कैपेसिटी. द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड and absorbed factory overheads will usually be at a minimum level provided predetermined rate is based on. भाई एक्चुअल फैक्ट्री और एब्जॉर्ब फैक्ट्री, उनमें डिफरेंस जो है वो कम कब आएगा, इफ इट इज बेस्ड ऑन मैक्सिमम कैपेसिटी, डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स और नॉर्मल कैपेसिटी. सर मैक्सिमम पे करेंगे तो नहीं होगा, डायरेक्ट लेबर और मशीन आवर्स नहीं, नॉर्मल कैपेसिटी, बिकॉज ऑन एन एवरेज आप इतना यूज कर रहे हो उसके हिसाब से आप अगर रिकवरी रेट सेट करोगे तो बात जम जाएगी. लास्ट, which of the following overhead cost may not be apportioned on the basis of direct wages, workers holiday pay, perquisites to the workers, ESI, managerial salaries. Which of the following not be apportioned based on what, direct wages. बोलिए. सो डायरेक्ट वेजेस पे वर्कर्स हॉलीडे पे है, वर्कर का ये ESI, मैनेजरियल सैलरी नहीं दे सकता है. करेक्ट है एकदम, वेरी सिंपल सर. तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिकली थ्योरी समझने के बाद आपको ये MCQs एग्जाम में पूछे जा सकते हैं.
नेक्स्ट थियोरेटिकल क्वेश्चंस। ब्लैंकेट रेट, क्या हमने इसको डिस्कस कर लिया था? ब्लैंकेट रेट मतलब सबका एक रेट निकाल लेने का। जब एक ही प्रोडक्ट आपका बन रहा हो, या वो प्रोडक्ट जो है सारे जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हो सारे डिपार्टमेंट से गुजर रहा हो और सबको सेम टाइम लग रहा हो। स्टेप मेथड, रेसिप्रोकल सर्विस मेथड पता है अपने को। प्रॉब्लम्स इन कंट्रोलिंग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको होमवर्क के लिए दिया था। कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट एब्जॉर्प्शन का डायरेक्ट डिफरेंसेस थे। सिंगल एंड मल्टीपल ओवरहेड रेट्स, मतलब अपन ने बताया था सिंगल मतलब ब्लैंकेट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाइज। आइडल कैपेसिटी, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट सेम। एंड एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रीअपॉर्शनमेंट, वो अपने 3 मेथड्स और तीसरे का और 3 मेथड्स। सिंपल, ऐसे आपको एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चंस डियर फ्रेंड्स आपको आ सकते हैं। एंड यस, हियर वी कंप्लीट विथ द 4th चैप्टर ऑफ आवर थ्योरी, दैट इज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कॉन्फिडेंस है आपको? मजा आ गया। चलिए, तो दोस्तों ओवरहेड्स के बाद एक सिंपल सा और एक टॉपिक जो हम लोग आज स्टार्ट कर लेते हैं, इसी का एक चैप्टर है, पढ़ लेते हैं दोस्तों। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज व्हाट? द एडवांस्ड और रिफाइंड वर्जन ऑफ व्हाट? अपना ओवरहेड्स। यहां पे जो खर्चे जो हम लोग बांटेंगे, ये जो खर्चे जो हम लोग बांटेंगे, इट विल बी बेस्ड ऑन व्हाट? द एक्टिविटीज यूज्ड बाय द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर आप देखोगे तो इट इज लाइक व्हाट? ओवरहेड्स में हम लोग क्या करते हैं कि आप 5 दोस्त आप खाना खाने गए होटल के अंदर, बिल आया 10,000, तो आपने रिकवरी रेट क्या निकाल लिया? आपने 10,000 का बिल डिवाइडेड बाय 5 लोग, बराबर आंसर इज व्हाट? 2,000 पर पर्सन, या आप रिकवर कर लोगे ऐसा। दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज ओवरहेड्स बेटा। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज व्हाट इज ओवरहेड्स। बट अब आप जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आते हो तो आप क्या करते हो? टीटीए में किसने कितनी एक्टिविटी यूज करी उसके हिसाब से आप क्या करोगे? खर्चे को बांटोगे। इसको क्या बोलते हैं अपन? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो यहां पे जैसे एक्टिविटीज क्या हो गए, सो आप एक्टिविटीज अगर देखोगे तो स्टार्टर मंगवाया, रोटी सब्जी राइस डेजर्ट आपने मंगवाया, तो उसके हिसाब से क्या हो गया? यहाँ पे आपने खर्चे को बांटा। तूने कितनी रोटी खाई, सब्जी का पोर्शन कितना लिया, फिर राइस कितना लिया, स्टार्टर कितना था, डेजर्ट कितना खाया, उसके हिसाब से सब में वो खर्चे को अपन बांट देंगे। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? बेस्ड ऑन, बोलो, वेरी गुड, बेस्ड ऑन व्हाट? एक्टिविटीज। सो दिस इज अ मोर रिफाइंड एंड मोर डिटेल्ड एलोकेशन ऑफ व्हाट? ओवरहेड्स। ठीक है, चलो। फटाफट फटाफट पढ़ लेते हैं इसको भी, ठीक है। As discussed in chapter 4, that is overhead, in traditional costing system, overheads are grouped under cost system. ये फास्ट पढ़ता हूं मैं थोड़ा, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपने, और ये सब बेसिक है, ये तो आ जाता। सो जैसे हम लोग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या किया, अंडर कॉस्ट सिस्टम, सो कॉस्ट आर ग्रुप टुगेदर
and then absorbed into a product on the basis of direct labor hour, machine hour, volume, etc. सो ये मेथड हम लोग ने हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकाला, डिवाइड किया उसको नंबर ऑफ यूनिट से और रिकवरी रेट हमने निकाल लिया. In this case, traditional costing gives what? An inaccurate cost. This method gives what? Inaccurate cost information. Though it should not be assumed that all traditional systems are not accurate enough to give adequate information. Some traditional systems treat overheads in a detailed way and relate them to service cost centers as well as production. The service center overhead costs are then spread over production costs before absorption rates are calculated. The main cause of inaccuracy, ये एग्जाम में आएगा आपको. The main cause of inaccuracy is the calculation of overhead rate itself, बराबर, which is based on direct labor और machine hour. क्योंकि हर एक प्रोडक्ट अलग अलग डायरेक्ट लेबर यूज करता होगा या मशीन आवर्स यूज करता होगा. These rates assume that the products that take longer to make generate more overheads and so on. These rates assume that the products that take longer to make generate more overheads and so on. जिसको कम टाइम लगेगा वो कम, ऐसा नहीं हो सकता है. But organizations who do not wish to know how much it costs to make a product with precise accuracy may be happy with traditional costing. But however, to fix their price on cost basis and need to determine it with reasonable accuracy, the latter organizations have been greatly benefited from activity based costing, which is considered modern. वही खर्चे आपको बांटने हैं, बट किसके बेसिस पे? एक्टिविटीज के बेसिस पे बांटने हैं आपको. सो व्हाई क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट प्रॉम्प्ट द डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? सो वेरियस फैक्टर्स आर व्हाट? ग्रोइंग ओवरहेड कॉस्ट, बराबर, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंगली ऑटोमेटेड प्रोडक्शन. तो आज के तारीख में ओवरहेड खर्चे ज्यादा हो गए हैं. इंक्रीजिंग मार्केट कॉम्पिटिशन which necessitated a more accurate product cost. मार्केट में कंपटीशन इतनी बढ़ रही है तो आपको एक्चुअल में प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है ये पता होना बहुत जरूरी है. प्रोडक्ट डाइवर्सिटी, डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट. तो ये 4 फैक्टर्स है जिसके वजह से आपको बारीकी से हर एक खर्चे के बारे में पता होना चाहिए. तो खर्चे बढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट खर्चे बढ़ रहे हैं, अलग अलग तरीके के खर्चे आ रहे हैं, मार्केट कंपटीशन बढ़ रही है, तो ये सारी बातें हैं. व्हेन इट इज यूजफुल और सुटेबल, वापस भाई, हाई अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, नॉन वॉल्यूम इंफॉर्मेशन एंड स्टिफ कंपटीशन. तो भाई यही तो सेम बोला है ना आपको. मीनिंग एंड डेफिनेशन. Activity based costing is a methodology that assign cost to activities rather than to products. तो ये एक्टिविटीज के बेसिस पे हम लोग कॉस्ट असाइन करते हैं. तो जो प्रोडक्ट ने जितनी एक्टिविटी यूज करी उसके हिसाब से कॉस्ट को बांटेंगे. This enables resources and overheads to be more accurate. Involves identification of cost with each cost driving activity, which is the basis for apportionment of cost. हर एक का एक्टिविटी ढूंढने का, उस एक्टिविटी के बेसिस पे बांटने का. ओवरहेड में हम लोग डिपार्टमेंट ढूंढते थे, जो डिपार्टमेंट जितना वो बेनिफिट डिराइव कर रहा है, बराबर, उसके हिसाब से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट में बांटते थे. अभी एक्टिविटी के बेसिस पे बांटना है. ठीक है. मीनिंग, एक्टिविटी इज एन इवेंट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, आइटम फॉर कॉस्ट मेजरमेंट, जिसका हम लोग खर्चा निकाल रहे हैं. कॉस्ट ड्राइवर, फैक्टर दैट कॉजेज चेंज इन द कॉस्ट, जिसके वजह से कॉस्ट चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर. एक रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर होता है और एक एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर होता है. रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड बाय एन एक्टिविटी. इट इज यूज्ड टू असाइन द कॉस्ट. एंड एक्टिविटी इज द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी डिमांड, मतलब एक कितने यूनिट्स आप कंज्यूम करते हो और दूसरा कितनी बार करना पड़ता है. जैसे अपन अगर बॉक्सेस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बॉक्सेस की बात करें तो ये रिसोर्स हो गया. और एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर अगर अपन बात करें तो सेटअप की अगर बात करें तो ये क्या हो गया? एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर हो गया. फिर उसका कॉस्ट पूल
कॉस्ट पूल मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ वेरियस इंडिविजुअल कॉस्ट। वैसे ये एग्जाम्पल्स है कॉस्ट ड्राइवर्स के। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स और पर्सनल आवर्स ऑन द प्रोजेक्ट। डिजाइन, प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ इंजीनियरिंग, ये ऐसा। ये आप इसको रीड करो, ये एग्जाम्पल। ये पूरा का पूरा क्या है? अभी थ्योरी मतलब ये चैप्टर में जो पढ़ा हुआ है वही है बस। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपको, मतलब ये एग्जाम में थ्योरी ऐसे पूछेंगे नहीं इसका, फटाफट बस एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे। चलो, so how is the cost allocation? Identifies the activities to which cost to be incurred and searches the for fundamental cost drivers of these activities. तो ड्राइवर मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इंस्पेक्शन का कॉस्ट है, सो इंस्पेक्शन आप अगर नंबर ऑफ बैचेस के बेसिस पे कर रहे हो तो वैसा वो आपको पहले खर्चा, इसका खर्चा ढूंढना है आपको इंस्पेक्शन का, और वो फिर प्रोडक्ट्स के बीच में नंबर ऑफ बैचेस में आपको इसको बांट देना है। ठीक है, मतलब जो जितने बैचेस यूज करेगा उसके हिसाब से। ट्रेडिशनल वर्सेस ये, तो ये आप पढ़ लेना इसको, ट्रेडिशनल ये डिफरेंसेस जो है तो पढ़ना है, इसको पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग related to activities but it is related to cost or service department, sorry, cost or cost departments. More realistic, not realistic. Activity wise, time or hours wise. Activity wise cost drivers are determined, time or cost drivers are there. Activity wise recovery rates are determined, multiple overhead recovery rates है. It is assigned to the cost object, it is assigned to the cost units, that is to products, jobs or hours. उसके बेसिस पे कॉस्ट निकालते हैं. Essential activities can be simplified and unnecessary activities can be eliminated. Departments, cost departments or centers cannot be eliminated, not suitable for cost control. Different types of activities की अगर अपन अभी बात करेंगे, so different types of activity, unit level activities for which consumption of resources can be identified with the number of units. मतलब कितने यूनिट्स आपने कंज्यूम किए. फॉर एग्जाम्पल द इनडायरेक्ट मटेरियल्स, कंज्यूमेबल्स tend to increase in proportion of the number of units produced. इंस्पेक्शन और टेस्टिंग ऑफ एवरी आइटम, बराबर है, तो ये यूनिट लेवल नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर बेस्ड होगा. बैच लेवल एक्टिविटीज की अपन बात करें तो बैच लेवल इज सच एज सेटिंग अप ऑफ अ मशीन or processing a purchase order are performed each time the batch units are, जो number of requisitions, number of setups की जो हम लोग बात करते हैं वो. So material ordering where order is placed, machine setup, inspection of products where first item is checked, बराबर कि नहीं. और उसके बाद यूनिट लेवल हो गया, बैच लेवल हो गया, देन वी टॉक अबाउट इज प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटीज. So product level, these are the activities which are performed to support different products in product line. Designing, producing part specification, technical drawings. तो ये प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटीज होती है जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं. लास्ट में फैसिलिटीज cannot be directly attributed to individual products like maintenance of building, plant security. स्टेजेस में ये आपको स्टेजेस हमने क्लास में रेगुलर स्टेजेस आपको बताए थे, इसका अप्रोच कैसा होता है.
तो फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द ड्राइवर, द क्वांटिटी, देन रेट, उसके हिसाब से एलोकेशन करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अप्रोच क्या होता है कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का? ड्राइवर, व्हाट इन्फ्लुएंसेस द कॉस्ट, उसकी क्वांटिटी ढूंढो, उसके हिसाब से रेट निकाल के एलोकेट कर दो। सो यू फाइंड द डिफरेंट एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन उसको रिलेट द ओवरहेड्स टू द एक्टिविटीज, उसको ट्रेस करो कि ये किस बेसिस पे है, देन स्प्रेड अक्रॉस द प्राइमरी एक्टिविटीज, उसका रेट निकाल के। सो एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट फॉर ईच एक्टिविटी विच इज टोटल कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी डिवाइडेड बाय द एक्टिविटी ड्राइवर। तो जो हम लोग रेशियो में बांटते हैं वो, ठीक है, एंड देन यू इवेंचुअली गेट व्हाट इज द कॉस्ट थ्रू व्हाट एक्टिविटीज। ये इलिस्ट्रेशन है ये। सो ये आपको बेसिस के लिए काम में आएगा। ये ऑर्डर रिसीविंग एंड मटेरियल, परचेस ऑर्डर, सेटिंग अप, नंबर ऑफ सेटअप, मशीनिंग कॉस्ट, मशीन आवर्स, असेंबली आवर्स और नंबर ऑफ पार्ट्स। ये ध्यान में रखना, असेंबली कॉस्ट असेंबली आवर्स या नंबर ऑफ पार्ट्स के माध्यम से भी आता है। इंस्पेक्टिंग एंड टेस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट, पेंटिंग, नंबर ऑफ पार्ट्स, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो होती है ये बहुत। सुपरवाइजिंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब ये एग्जाम्पल्स है सभी। सो अब इसके एडवांटेजेस, ये एग्जाम के लिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? एक्यूरेट, क्योंकि हम लोग डिटेल में जाते हैं एक एक एक्टिविटी, इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंट इट इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी। लॉजिकल बेसिस, बेटर प्राइसिंग पॉलिसीज, यूनिट कॉस्ट, इट यूटिलाइजेस यूनिट कॉस्ट rather than जस्ट टोटल कॉस्ट। आइडेंटिफाई नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, जो वेस्ट है उसको मत कंसिडर करो फॉर कॉस्ट रिडक्शन। हेल्पफुल टू ऑर्गेनाइजेशन विथ मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड हाईलाइट्स द प्रॉब्लम एरियाज। दीज आर द एडवांटेजेस। क्या ये एडिक्वेट एक्यूरेट है, लॉजिकल है, प्राइसिंग के लिए बेटर है, राइट? उसके साथ साथ यूटिलाइजेस कॉस्ट यूनिट्स। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज से हम लोग उसको एलिमिनेट करके कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। मोर एक्सपेंसिव, नॉट हेल्पफुल टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट विथ लिमिटेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स होने चाहिए। सिलेक्शन ऑफ मोस्ट सुटेबल में नॉट बी इजी और मे बी डिफिकल्ट। बराबर कॉस्ट ड्राइवर सिलेक्ट करना। ठीक है, सो अभी आज ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस तक अपन पढ़ते हैं और यहाँ पे रुकते हैं। कल जो है थोड़ा और डिटेल में और थोड़ा टेक्निकल पार्ट अपन करने वाले हैं, रिक्वायरमेंट और बजटिंग और ये इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो कल का डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो सी यू गाइस टुमारो विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो अपने को ध्यान में रखना है। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।